अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़िकार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास एक दफ़ा बहुत दूर दराज से कुछ लोग आए। वो लोग शाह साहब के पास बहावलपुर से आए थे, बहावलपुर के एक रेगिस्तानी गांव से। वो लोग बता रहे थे कि वो तकरीबन 8 घंटे का सफर करके शाह साहब के पास पहुंचे। बहुत ज्यादा थके हारे थे। मेहमान खाने में उनको खाना वगैरह खिलाया गया। उसके बाद शाह साहब ने उन लोगों को बुलाया। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग बहावलपुर के एक गांव से आए हैं और हम लोगों का जो गांव है वो पूरा गांव रेगिस्तानी इलाके पर फैला हुआ है। पूरा इलाका ही रेगिस्तान का है। वहां पर हम लोगों के अपनी जैसे जमीनें हैं, डेरे हैं। हम लोगों का एक ऐसा प्लान बना कि हम लोग अपने दोस्तों के लिए एक छोटा सा डेरा बनाते हैं कुएं के पास। अक्सर हम लोगों ने पार्टी या खाने पीने का काम करना होता था, तो जिस डेरे पर हमारे माल मवेशी है वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता था। वहां पर और भी जैसे आसपास के भी डेरे थे, तो वहां पर वो उस तरह से हम लोग देर रात के तक शोर शराबा ऐसे नहीं कर सकते थे। हम लोगों की ही जमीन का एक और रकबा था, वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं भी होता था हमारी जमीन के अंदर। हम लोगों ने जैसे मैंने अपने घर वालों से इजाजत ली और मैंने कहा कि मैंने वहां पर अपना एक डेरा बनाना है, तो अब्बू ने मुझे इजाजत दे दी। मैंने वहां पर मजदूर लगवा कर दिन रात अपना डेरा बनवाया। बड़ा खूबसूरत मैंने डेरा बनवाया, जिसकी छोटी छोटी मिट्टी की 4 दीवारी थी और उसके अंदर मिट्टी के ही कमरे थे जिनको हवेली नुमा मैंने बनवाया था। अब मेरे कुछ दोस्त थे जो शहर से आए हुए थे। हम लोगों ने वहां पर खाने पीने का इंतजाम किया। रात के वक्त हम लोगों ने जैसे बारबेक्यू किया। बड़ा खूबसूरत वो एक मंजर था। आसपास सारा रेगिस्तान, कुआं और वहां पर हम लोगों का वो मिट्टी का डेरा। हम लोग सारे डेरे पर ही थे। 8-10 हम लोग लड़के थे। जैसे रात का टाइम हुआ, हम लोग सारे काफी थक गए थे। सोने के लिए हम लोग कमरों में चले गए। वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल कमरा बनवाया था मैंने, जहां पर तकरीबन 15 से 20 चारपाइयों की स्पेस थी। वहीं पर सबके सोने का बंदोबस्त किया गया था। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे, हमें बाहर से बहुत ज्यादा बकरियों के बोलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बकरियों का रेवड़ है। जबकि उस तरह कभी कोई नहीं आया था। हमारी जमीनें थी, हमारी जमीनों में इस तरह से कोई भी अपने जानवर लेकर नहीं आ सकता था। अब मैंने अपने डेरे के आसपास बड़े खूबसूरत पौधे, फूल, ऐसी क्यारियां बनवाई थी। मुझे तो ये डर लग गया कि ये बकरियां सारे मेरे फूल पौधे ना खा जाए। मैं फौरन से उठा, बाहर निकला। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी बाहर आए। तो हम लोगों ने जब देखा तो ये आवाजें कुएं वाली तरफ आ रही थी। अब जो डेरे की 4 दीवारी थी वो छोटी सी थी। उस मंजर में जब हम लोगों ने देखा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं, सारी बात है डेरे के ऊपर लाइटें लगी हुई थी, आसपास भी रोशनी थी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुएं के आसपास बेतहाशा बकरियां हैं, काले रंग की बकरियां बहुत ज्यादा थी, जैसे पूरा रिवर्ड होता है बकरियों का। और ऐसे लग रहा है जैसे कुएं की दीवार के ऊपर जोर जोर से कोई स्टिक से मार रहा है। हम लोगों ने पहले आवाज दी, कोई आवाज नहीं आई। फिर जब गौर करके आगे देखा, एक औरत थी जो कुएं की दीवार के ऊपर बैठी हुई थी। सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई शायद कोई जिस तरह से ज़हनी तवाज़ुन किसी का पलट जाता है, वो उसका हुलिया था। मजजूब या जैसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। हम उसे देख रहे हैं कि ये औरत कहाँ से आ गई। चेहरे के ऊपर भी सारे बाल। यहाँ तो आज तक कभी कोई आया ही नहीं है इस साइड। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का वो डेरा आबादी से खासा दूर था, तकरीबन गांव से भी 1-1.5 किलोमीटर दूर बनता था। फिर इतनी रात को कोई औरत रेवड़ लेकर कैसे आ सकती है, वो भी बकरियों का? और कुएं की दीवार पर ही क्यों बैठी है? इतना गहरा कुआं था वो। हम लोग अभी देख ही रहे हैं, तो जो मंजर हम लोगों ने देखा, वो क्या कर रही थी, वो एक एक बकरी को उठा के कुएं में फेंक रही थी। ये मंजर बहुत भयानक था। हम लोग भागे। हम लोगों ने अंदर से अपना असला उठाया कि बाहर आते हैं, इसको देखते हैं।
हम लोग तीनों दोस्त अंदर भाग के चीजें उठाई, डंडे वगैरह ऐसी चीजें उठाई। जैसे हम लोग डेरे से बाहर निकले, कुएं की तरफ आए, वहां पर ना कोई औरत थी ना कोई बकरी थी। पूरा मंजर ही बदल गया। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। हम लोगों ने टॉर्च उठाई हुई थी, हम लोगों ने कुएं के अंदर देखा, किसी बकरी की कोई आवाज नहीं थी और ना ही कुएं में कोई बकरी थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा मंजर ही बदल गया हो। एकदम से हम लोग घबरा गए कि ये कैसे मुमकिन है। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि शायद कुछ जिन्नात का मामला लगता है, कहीं वो कुछ जिन्नात तो नहीं थे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर डेरा बनता रहा है, अगर कुछ जिन्नात होते तो डेरा कैसे बनने देते। उसने कहा हो सकता है कुएं के ऊपर कोई आसेब हो। मैंने से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चारों तरफ आगे तक गए, हमारे पास असला था, हमें डर नहीं लग रहा था, बहुत बड़ी बड़ी टॉर्च थी। आगे गए, देख कर आए, कहीं उस औरत का, उसकी बकरियों का नामो निशान भी नहीं था। वहां से जब हम लोग वापस आए तो हम लोग क्या देखते हैं कि डेरे की छत के ऊपर जिस तरह से दूर से कोई खड़ा हुआ है। हम लोगों ने जब उसे देखा तो हमें लगा कि शायद कोई हम लोगों का दोस्त होगा जो ऊपर हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। अब हम लोग जैसे ही उसे देखते हुए, आवाजें देते हुए आगे गए तो ऐसा लगा जैसे कोई बैठ गया है। अभी जो डेरे की छत थी उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी थी, दीवार, छत भी काफी ऊंची थी। अब ये चीज हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी कि सीढ़ियां तो है नहीं, फिर ये लोग ऊपर कैसे चढ़े। फिर मुझे लगा कि शायद जैसे लड़के हैं दीवारों के ऊपर से भी चढ़ जाते हैं। हम लोग भागते हुए ऊपर आए, कमरे में गए, जाकर देखा तो सारे दोस्त वहीं पर थे। एक दो सो गए थे, बाकी जाग रहे थे। हमने उनसे पूछा कि डेरे की छत के ऊपर कौन है। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों में से तो डेरे की छत के ऊपर कोई भी नहीं गया। ऊपर किसने होना, ऊपर जाने वाली तो सीढ़ियां भी नहीं है, तो फिर ऊपर जाना कैसे है। हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम लोग तो अभी देख कर आए थे डेरे की छत के ऊपर जैसे कोई चढ़ा हुआ है। अब हम लोगों ने चारों तरफ देखा कि कोई कैसे ऊपर जा सकता है। हम लोग कोशिश करके ऊपर जाने लगे। हम लोगों ने कुछ वहां पर हवाई फायरिंग भी की कि अगर कोई ऊपर है तो नीचे आ जाओ। इतने में हम लोगों ने 2-3 चारपाइयां ऊपर जोड़ी। चारपाइयों के ऊपर हम लोग चढ़ के ऊपर जाकर देखने लगे। ऊपर देखा, ऊपर कोई भी नहीं था। वो जो कोई भी था पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। हम लोगों ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करते हैं, यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी छत पर भी कोई नजर आया है। फिर हम लोग थोड़ी देर जैसे जागते रहे। उसके बाद बाकियों को नींद आने लगी, सारे लेट गए, हम लोग भी लेट गए। जैसे ही आधी रात हुई, हम लोगों को डेरे की छत के ऊपर से आवाजें आने लगी। आवाजें बहुत ज्यादा डरावनी थी। ऐसे लगता था जिस तरह से कोई औरत है और वो रो रही है, और बहुत भयानक आवाजों में रो रही है, और डेरे की छत के ऊपर जैसे अपने हाथ मार रही है। बकायदा हाथ मारने की आवाजें भी आ रही थी। हम सब जाग गए। पहले लगा कोई जानवर रो रहा है, किसी जानवर के रोने की आवाज है। डरते डरते हम लोग बाहर निकले तो आवाजें छत के ऊपर से आ रही थी। हम लोगों ने सोचा कि चारपाइयां तो अभी भी दीवार के साथ लगी है, ऊपर चढ़ के देख लेते हैं। जैसे ऊपर चढ़ने लगे तो एक दोस्त ने मना किया कि ऊपर ना जाओ, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है, ना ही किसी जानवर की, ये कोई और ही मखलूक है, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ये तंग कर रही है। अब हम लोग डर के मारे फिर नीचे आ गए। हम लोगों ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जहां पर हम सब लोग सो रहे थे। तकरीबन रात भर वो छत के ऊपर से जैसे आवाजें आना, यहाँ तक कि हमें ये भी डर लग रहा था कि जैसे छत हिल रहा है। इतना मजबूत हम लोगों ने वो छत बनवाया हुआ था, लेकिन फिर भी खौफ आ रहा था जैसे छत हिल रहा है। हम लोगों ने वो रात बड़ी मुश्किल से वहां पर गुजारी, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा थे और मैं उनको हवेली पर लेकर नहीं जा सकता था, और दूसरा डेरा बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर था, रास्ता भी सुनसान था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। सुबह जैसे ही दिन चढ़ा, हम लोग कमरे से बाहर निकले तो सहन में ऐसे था जैसे रात भर बहुत से जानवर भागे हैं। मिट्टी का पूरा सहन जैसे उधड़ सा गया था, जगह जगह से मिट्टी उखड़ी हुई और बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम किसी साहिब इल्म को लेकर आओ, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मुझे भी जिन्नात के बारे में कुछ ना कुछ तो पता था, लेकिन इतना ज्यादा हो सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे दोस्त वो जो थे वो सारे वापस चले गए। मैं वहाँ घर आया, मैंने घर आकर सारी बात बताई। अब्बू ने कहा कि ये सारी निशानियां तो जैसे जिन्नात की मालूम होती हैं। एक दफा अब्बू कहते हैं कि उनके अपने डेरे पर भी जिन्नात ने हमला किया था, वहां पर भी जिन्नात होते थे, तो वो जिन्नात भी जानवरों की आवाजें निकालते थे और रात भर भागते थे, और पूरा सहन जो है ऐसे मिट्टी से उखड़ा हुआ होता था।
वहाँ पर हम लोगों के गांव के पास एक और गांव था, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे। मैंने सोचा मैं उनको लेकर आता हूँ। उनके पास गया, उनको लेकर आया, वो मेरे साथ आए। उन्होंने आकर मेरा सारा डेरा देखा। वहाँ पर उन्होंने उस कुएं के करीब कोई पढ़ाई करके उसमें कोई चीज़ फेंकी और मुझे कहा कि अब वो मखलूक तंग नहीं करेगी। वो वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद मैं अगले दिन फिर डेरे पर गया, सिर्फ देखने के लिए कि अब डेरे की क्या कंडीशन है। अब तो वहाँ पर दिन के टाइम भी नहीं जाया जा रहा। वहाँ पर इतना शोर शराबा है, जो बाकी के कमरे हैं जैसे उन कमरों में कोई मौजूद है। कभी किसी बूढ़े शख्स की आवाज़ आती है, कभी किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है और कभी किसी नौजवान लड़की की। यहाँ तक कि मैंने उसी डेरे के एक कमरे में एक बहुत खौफनाक चेहरे वाली औरत को भी देखा है। फिर मुझे आपके बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया, तो मैं इतनी दूर से सफ़र करके, ये मेरे दोस्त हैं जो इस रात मेरे साथ थे, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी मदद करें, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बड़े शौक से वो डेरा बनवाया है, तो वहाँ पर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया। शाह साहब ने सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो जो कुआं है वो कुआं आज से इब्सत है, ये जिन्नात उस कुएं के हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं कि जो इंसान की मौजूदगी को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करते। उस मखलूक का बसेरा तुम्हारे डेरे की तरफ नहीं है, वहां से उसका सिर्फ गुजर बसर है, लेकिन वो रहती उस कुएं में ही है जो कुआं तुम्हारे डेरे के पास है। तुम इंसान थे, तुम रात भर वहां पर थे, उसको वो मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपना आप जाहिर किया कि शायद ये लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन तुम लोग वहां से नहीं गए, इसलिए उसने फिर अपना आप जाहिर किया। अगर उस वक्त जब वो बकरियां फेंक रही थी तुम उसके आसपास होते तो वो जानी नुकसान भी दे सकती थी, लेकिन तुम लोग दूर रहे, और जब तुम लोग वहां से अस्सा वगैरह लेकर भागे तो उससे पहले मखलूक गायब हो चुकी थी, क्योंकि ये मखलूक बहुत ज्यादा शातिर होती है और ये इंसान के अगले हमले से पहले ही वहां से भाग जाती है। फिर उसने रात भर तुम लोगों को डराया कि तुम लोग यहाँ पर रात ना गुजारो। वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने अमल करके डायरेक्ट ही इस कुएं में हर चीज गिरा दी, उससे वो मखलूक कुएं से निकलकर तुम्हारे उस डेरे पर उस मखलूक ने पनाह ले ली। बुजुर्ग के पास इज़्न तो था, पढ़ाई भी थी। उन्होंने इस कुएं में से अपनी तरफ से उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन आगे से उनकी रोकथाम नहीं की, उनको कहीं कैद नहीं किया। उसके बाद वो मखलूक सीधी तुम्हारे डेरे के ऊपर आ गई। वो बेतहाशा जिन्नात है, पूरा घर है जिन्नात का, जो इस वक्त तुम्हारे डेरे पर मौजूद हैं। ये 3 तावीज हैं, ये 3 तावीज ले जाओ। इन तीनों तावीज़ों को रात 12 बजे हर एक दिन जाकर तुमने अपने डेरे के बाहर 7 दफा जूता मारकर जलाना है और बुलंद आवाज में कहना है कि यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये कहकर पीछे पलटकर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हिम्मत कर सकते हो तो हिम्मत करो, वरना वो मखलूक डराने की भी कोशिश करेगी। उन लड़कों ने कहा कि हम लोग ये जरूर करेंगे ताकि वो मखलूक हमारे डेरे पर मुसल्लत ना हो जाए या वहां पर उसका पक्का ठिकाना ना बन जाए। शाह साहब ने उनको हिसार बताया कि अपने ऊपर 11 बार आयतुल कुर्सी और 11 बार दुरूद पाक का हिसार बांध लेना, ताकि तुम्हारे ऊपर हमलावर ना हो सके। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो लोग वापस आए, क्योंकि जगह बहुत दूर थी और सफर इतना करके आना जाना था। आकर उसने ये हाल बयान किया। उसने कहा कि जब पहली रात में वहां पर तावीज जलाने के लिए गया, डेरा बंद था, लेकिन इसके बावजूद अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी, किसी बूढ़ी औरत के बैन करने की। मैंने 7 तावीज जूते पर मारकर उसको जलाया और बुलंद आवाज में कहा कि यहाँ से चले जाओ। जो ही मैं वापस पलटा तो वो चिल्ला कर ये कह रही थी, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुमने एक जगह से निकाल दिया, अब यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारी जगह है। दूसरे दिन जब गया तो दूसरे दिन ऐसा लगा जैसे दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और वो जो कोई भी था ऐसे लग रहा था जैसे अपने मुंह से अंगारे निकाल रहा है और साथ जैसे तालियां बजा रहा है। कोई औरत लग रही थी, बहुत भयानक। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपना तावीज चलाया और बुलंद आवाज में कहा कि यहाँ से चली जाओ। आज फिर उसने वही लफ्ज बोले। तीसरी रात जब मैंने वहां पर तावीज चलाया तो ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ कोई झाड़ू लगा रहा है और साथ साथ खौफनाक आवाजों में रो भी रहा है। बहुत भयानक मंजर था उस रात का। बिल्कुल अंधेरी रात थी जब मैंने तावीज चलाया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। जब मैं वापस पलट कर आ रहा था, मेरे कंधे और सर बहुत भारी हो गया था और ऐसे लग रहा था जैसे इनके ऊपर कोई बोझ सा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी।
اس کے بعد میں ابھی تک ڈیرے پر نہیں گیا، اب آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ بہت اچھا کیا ہے، تم اس کے بعد ڈیرے پر نہیں گیا اور 2 دن کا گیپ بھی لے لیا، تم اس ڈیرے پر جا سکتے ہو۔ تم نے مغرب کے بعد ایک دفعہ جانا ہے، دروازہ کھول کر وہاں پر اس کنویں کے پانی کی ایک بالٹی گرانی ہے اور اپنا دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر تو تمہیں وہاں پر کوئی حرکت محسوس ہوئی تو اس کا مطلب ہے جنات ہیں، عمل کے ذریعے نکالے جائیں گے، اور اگر تمہیں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی، فضا بالکل ٹھیک ہوئی، کوئی آہٹ، کوئی آواز نہ آئی، کوئی ہیولا، کوئی سایہ نظر نہ آیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جنات یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد تم میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو، اگر ضرورت پڑی تو تم نے مجھے 11 دن کے بعد عمل کے لیے بلانا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ایک تعویذ شاہ صاحب نے ان کو دیا جو انہوں نے اس کنویں والے پانی میں ملا کر وہاں پر پھینکنا تھا کہ اگر وہاں پر جنات ہوئے تو اپنا آپ ظاہر کر دیں گے۔ 11 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور آ کر ان لوگوں نے بتایا کہ جب ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر کنویں کا پانی پھینکا تعویذ ملا کر، میں آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر دایاں پاؤں میں نے اندر رکھا اور میں اندر داخل ہوا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آہٹ، کوئی آواز، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بڑی کشادہ اور کھلی جگہ ہو گئی ہے، جبکہ جب وہاں پر جنات کے اثرات تھے مجھے ایسا لگتا تھا جگہ بہت تنگ سی ہو، دیواریں بھی بڑی پرسرار لگتی تھیں، لیکن اب پوری جگہ روشن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہی وہاں پر رات بھی گزاری، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ دور دراز آوازیں تھیں لیکن اس ڈیرے کے اندر اس کے گرد و نواح میں کوئی آوازیں نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، وہ مخلوقات یہاں سے جا چکی ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ تعویذ اتنے سخت ہیں، ان سے ہی وہ نکل جائیں گے، اگر وہ نہ نکلتی تو مجھے عمل کرنا پڑنا تھا اور پھر دوبارہ سے ان کو کسی اور جگہ پر قید کرنا پڑتا تھا۔ اب تم لوگ وہاں پر رہ سکتے ہو لیکن کوشش کرنی ہے رات 12 بجے کے بعد کنویں کی طرف نہیں جانا، کیونکہ کنویں پر ابھی بھی ان کا بسیرا ہے۔ باقی اب تمہارے ڈیرے کی طرف وہ نہیں آئیں گے۔ یہ 4 کیل ہیں جو تم نے اپنے ڈیرے کے چاروں کونوں میں لگا دینے، کوئی بھی مخلوق تمہارے ڈیرے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی، آس پاس سے گزر جائیں گے، تمہارے ڈیرے کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ پھر وہ کیل لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ بڑے سخت جنات تھے، اگر وہ پہلی بار ہی جو چیز انہوں نے پڑھ کر کنویں میں پھینکی تھی ان بزرگ نے، اگر وہ اس کے ڈیرے پر بھی پھینکتے تھے تو وہاں پر بھی یہ نہ آتے۔ وہ بیسیکلی اس کنویں کے جنات تھے جو انسان کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تنگ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ اسی طرح سے شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ خود ایک عمل کر رہے تھے، ایک پڑھائی کر رہے تھے، تو ان کے ملازم نے آ کر ایک دفعہ بتایا کہ باہر آپ کے آستانے کے باہر بیٹھ کر ایک عورت رو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اندر نہیں آنا، شاہ صاحب کو باہر بلاؤ۔ ہم نے اس کو بہت کہا کہ اس کو اندر لے کر آؤ، اس طرح سے شاہ صاحب باہر نہیں جاتے، لیکن وہ رو رو کر چلا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں اندر نہیں آؤں گی، ان کو باہر بلاؤ۔ جب شاہ صاحب باہر گئے تو وہ ایک عمل کی مخلوق تھی جو وہاں پر ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، مجھے قید کر دیں گے، مجھے قید مت کریں، میں قید نہیں ہونا چاہتی، میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا اور میں نقصان بھی نہیں دوں گی، مجھے بہت ڈر ہے کہ اگر آپ کی پڑھائی پوری ہوئی تو آپ مجھے قید کر دیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو وعدہ دیا کہ میں تمہیں قید نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں آزاد ہی رکھوں گا، لیکن اگر تم نے کسی کو بھی تنگ کیا تو اس کے بعد میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اگر تم نے کسی ایک انسان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تم نے کئی بار کچھ جانوروں کو نقصان پہنچایا ہے، پھر اس کے بعد اس مخلوق نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ کسی جانور کو نقصان نہیں دوں گی، میں جس ویرانے سے آئی ہوں میں ادھر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ ایک جنی تھی جو انسان کے روپ میں شاہ صاحب کے پاس آئی تھی اور منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے کوئی نقصان نہ دے یا مجھے قید نہ کرے۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ اگر مجھے پڑھائی کے دوران بھی یہ محسوس ہوا کہ تم نے کسی جانور کو نقصان دیا ہے تو میں تمہیں اسی ٹائم قید کر دوں گا۔ تو پھر وہ وعدہ لے کر چلی گئی۔ تو کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات مان لیتے ہیں، عامل حضرات کی بھی، وہاں سے نکل جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ عامل حضرات یا جو عمل کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے۔ تو یہ نانا جی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی نانا جی کی کہانی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ریگستانوں میں بہت بڑے بڑے کنویں ہوتے ہیں، بہاول پور میں بھی جیسے ریگستان ہے وہاں پر بھی کنویں آج کل کے دور میں بھی ہیں،
फिर कुछ कुएं ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है, क्योंकि जिन्नात कुएं में गहराई में अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। और अगर इंसान वहां पर जाए तो वो जिन्नात अगर सख्त हो तो इंसानों को अपना आप जाहिर भी करते हैं। जब भी कभी आपको किसी जगह पर जिन्नात की मौजूदगी का एहसास हो तो हमेशा किसी साहिब इल्म से रुजू करना चाहिए, ना कि खुद से कोई अमलियात करें। बाज़ औक़ात वो अमलियात आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोगों को नाना जी की कहानी कैसी लगती है। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसे ही डेली नाना जी की कहानियां आती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।